हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कल जो मैंने स्टोरी यहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू करने वाली हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं काम के लिए भी एक सहारे की आवश्यकता है, क्योंकि ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर जाए। अम्मा की बात श्रावण को बहुत उचित लगी। वो बोला, अरे अम्मा, अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि इस बारे में कभी बात करने का समय ही नहीं मिला। मेरी निगाह एक लड़की है सरिता, जो मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन मैंने उनसे कभी बात नहीं की। सरिता श्रावण की माँ की सहेली की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शहर में नौकरी कर रही थी। श्रावण ने उससे मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। श्रावण को सरिता का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा के श्रावण के साथ सरिता के घर गई और उसके माता पिता से बात की। वह श्रावण और सरिता की शादी का प्रस्ताव दिया। सरिता के पिताजी ने तुरंत ही हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद सरिता श्रावण को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। सरिता अम्मा के गुणों से और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार श्रावण अम्मा से करता था, उससे कहीं ज्यादा लगाव सरिता का अम्मा से हो चुका था। सरिता हमेशा सोचती, न जाने अम्मा उसके दिल की हर बात को कैसे जान लेती है और कैसे उसकी हर चाहत को उसके बिना पूरा कर देती है। समय बीतने लगा और श्रावण के घर में दो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। श्रावण का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा था। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी श्रावण और सरिता नहीं, बल्कि अम्मा के पोता पोती हो गए थे। अब अम्मा का बिस्तर अपने पोता और पोती के कमरे में लगा दिया गया, ताकि वे दोनों अम्मा के स्नेह की छाव में रहें और उनके इस संस्कारों के साथ पले बड़े। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक साथ खाना तक भी नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को भी हमेशा अपने साथ लेकर जाते। सरिता और श्रावण भी दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। सरिता अपने श्रावण के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी। श्रावण को भी सरिता के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था, जिस कारण उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जिनमें हजारों कर्मचारी काम करते थे। उधर अम्मा का बेटा निशांत, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ चला गया था, वो रह रहकर अपराध बोध में ग्रसित हो रहा था। अपनी निष्पाप और निरंपरा माँ के साथ किया गया व्यवहार उसे पल पल चोट रहा था। समय के साथ साथ उसका यह अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ दुखी हो जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया। परंतु उस दिन के बाद उसका अंतर्मन हाहाकार करने लगा, जिसे वो किसी से भी साझा नहीं कर पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी ही का ही एक छात्र राज्य था। अब वह अपनी मर्जी के अनुसार खर्चा करती थी और दुकान से मनमर्जी का पैसा निकालती थी। परंतु व्यवसाय से लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमा जमाया व्यवसाय, जो उसके पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, घाटे में जाने लगा था। अंततः उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद कुछ दिन बाद कठिनाइयों से गुजरने अब निशांत और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा था। फिर फिजूल खर्ची तो दूर की बात, अब उनके पास घर खर्च और बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पैसा नहीं था। निशांत एक मित्र, जो एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था, उसने अपनी सिफारिश पर उसकी नौकरी अपनी ही कंपनी में लगवा दी और इस तरह निशांत के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। निशांत तक कंपनी बहुत मन लगाकर काम कर रहा था, जिस कारण उसे फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा। वो फैक्ट्री एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। निशांत की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाना था। सभी कर्मचारियों को उनकी काबिलियत के आधार पर पुरस्कार वितरित किया जाना था। निशांत को भी अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, तो जो कि उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियति स्थिति पर पुरस्कार वितरण का समारोह शुरू हुआ और यह पहली बार था कि जब कंपनी का मालिक अपने सभी कर्मचारी को रूबरू हो रहा था। आज का दिन निशांत के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरित के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब ने अनुरोध किया गया कि तो वे स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। परंतु आज हमारी कंपनी जिस स्थिति में है, वो केवल और केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से है। यदि अम्मा जी की प्रेरणा ना होती, ना तो
आज यह कंपनी होती और ना ही मैं इस पद पर होता है। इसलिए पुरस्कार वितरण करने के लिए मैं अम्मा जी को बुलाना चाहूँगा। कृपया करके हम आप स्टेज पर आइए और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित कीजिए। श्रवण के बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों में आंसू की धारा बह निकली। कर्मचारियों के नाम से अनाउंस किए गए और अम्मा उन्हें एक-एक करके पुरस्कार देती रही। तभी एक नाम का अनाउंसमेंट हुआ, जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर न जाने कितने भाव और एक साथ आ गए। निशांत मिश्रा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना-पहचाना लग रहा था। अम्मा ने ध्यान से देखा तो सचमुच में उनका बेटा ही था, निशांत मिश्रा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी ही बेदर्दी से छोड़ गया था, जिसे उनके बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अम्मा सोचने लगी कि अब तक शायद मैं तड़प-तड़प कर मर गई होती, यदि मेरा बेटा श्रावण मुझे न ले जाता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेज से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और किसी अपचारित की तरह निशांत को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। निशांत ने ध्यान से देखा, देने वाली महिला कोई और नहीं उनकी माँ थी। देखते ही देखते उसके पसीने छूटने लगे और वो अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। निशांत ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मेरे साथ चलोगी? अपने घर चलेंगे? कैसा घर, कैसा माँ? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। आज ना मैं तुम्हारी माँ हूँ, ना ही तुम मेरे बेटे, कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरक को बीच में ही छोड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। निशांत माफी मांगता रहा, लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और श्रावण के साथ वापस घर चली गई। कभी निशांत अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वह अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा था। अब उन बातों को अम्मा कभी नहीं भूल सकती। इधर निशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज उस माँ के हाथों से मुझे पुरस्कार मिला था। उसका सर चकरा गया था। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में ना जाने कितनी ही घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी और सूर बनकर उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी, तो वह अपनी पत्नी नीता को लेकर स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर दर्शन के लिए गया। जब वहां राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा दिए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे। घबराकर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से आते ही उस अपराध भूत के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण सामने से आता हुआ ट्रक नजर नहीं आया और तेज से धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकरा गया और वे दोनों वहीं बुरी तरह से घायल हो गए। निशांत की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उधर उसकी पत्नी नीता को पैरालिसिस हो चुका था। जब उससे होश आया तो वह दहाड़े मारकर रोने लगी। तब घर पर दोनों बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं था। नीता के मायके से उसके भाई-भाभी उसका पता करके ने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर हालचाल पूछकर वे दोनों चलते बने। निशांत दोस्त ने सारी घटना ही जानकर कंपनी के मालिक श्रावण को दी। जब श्रावण फोन पर उससे बात कर रहा था, तो अम्मा वहीं बैठकर उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। निशांत मिश्रा का नाम सुनकर अम्मा चौंक उठी। उसने श्रावण से पूछा कि क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही थी। तो उसने श्रावण को सारा हाल सुनाया कि उसकी कंपनी के एक कर्मचारी निशांत मिश्रा का एक्सीडेंट हो गया और वो गंभीर रूप से घायल हो है। यह सुनकर अम्मा रोने लगी। श्रावण ने जब अम्मा से उनके रोने का कारण पूछा, तो अम्मा ने सारी बातें सुनाई। तब श्रावण ने बोला, अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे उसे फल तो मिलना ही था, लेकिन अम्मा का दिल अंदर से ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसके बेटा बहू लाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे, इसलिए अम्मा ने कहा कि मैं थोड़ा समय अपने बेटा बहू के पास जाना चाहती हूँ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। श्रावण ने भी हामी भर दी और अम्मा को बहुत से पैसे देकर उनके बेटे बहू के पास छोड़ आया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ उनका पूरा ख्याल रखा जाने लगा। उनके बच्चों को संभाल कर और साथ साथ उसकी दुकान को भी फिर से खड़ा किया, जो श्रावण ने दिए थे अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर श्रावण ने अम्मा की पूरी मदद की और तो निशांत की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी और दूसरी ओर उसका कारोबार भी पहले की तरह चमक उठा था। उनकी गृहस्थी को कुछ ही समय में अम्मा ने व्यवस्थित कर दिया था। जब
उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हुई और वो घर लौटे तो वो दोनों अम्मा से माफ़ी माँगने लगे। वो अपने किए पर शर्मिंदा थे। अम्मा की बहू बोला, "अम्मा जी जिसे हमने घर से बाहर निकाल दिया था वो आज इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है अम्मा जी। मैं आपको समझ नहीं पाई। लोगों ने आपका अनादर किया। हमारी इस करनी की सज़ा आज हमको मिली है।" दोनों बेटा-बहू अम्मा के पैर पड़ गए। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया और अपने पोता-पोती को खूब दुलार किया। कुछ दिन और वहाँ रहने के बाद अम्मा ने कहा, "अब दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है और तुम अपनी गृहस्थी को सँभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी खूब अच्छी चल रही है, इसलिए मैं चलती हूँ। मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है।" यह कहकर अम्मा ने अपना बैग तैयार कर लिया। बेटा-बहू ने अम्मा को जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु अम्मा ने कहा, "मेरा बेटा श्रावण मुझ पर जान छिड़कता है। अब व वही मेरा बेटा है, इसलिए अब मुझे जाना ही होगा।" श्रावण पहले ही गाड़ी लेके आ चुके, उन दोनों ने अम्मा को बहुत मनाया लेकिन अम्मा बहुत नहीं रुकी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय।